हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी 7th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमें स्टार्ट करना है एनसीईआरटी 8th क्लास, जिसका पहला चैप्टर रहेगा हमारा रिसोर्स या कहें संसाधन। इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि जो भी हम चैप्टर पढ़े हैं अभी तक, जैविक तत्व अजैविक तत्व जब पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में 7th क्लास में ही पढ़े थे। पर्यावरण में जो भी तत्व होते हैं, जैविक तत्व अजैविक तत्व, उनके अंतःक्रिया से कैसे एक जैव मंडल का निर्माण होता है कि जैविक तत्व अजैविक तत्व दोनों मिलकर एक जैव मंडल में निर्माण में या इकोसिस्टम में कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो सब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर कई सारे रिसोर्सेस, कई सारे ऐसे जैविक अजैविक तत्व थे जो कि जैव मंडल की अंतःक्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे। जैसे अजैविक तत्वों में हमने देखा था हवा, व- वायु हो गई थी, मृदा हो गया था, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब चीजें क्या थी? अजैविक तत्व। वहीं पर जब हम जैविक तत्वों की बात कर रहे थे तो जैविक तत्वों में हमने देखा था जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, वनस्पति हो गया, तो ये सब क्या थे? जैविक तत्व में थे। तो आज हमें पढ़ना है कि आखिरकार संसाधन क्या होता है और संसाधन कैसे हेल्पफुल होता है, और इसमें ये देखेंगे कि संसाधन का कैसे कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें हम बेसिकली समझने का प्रयास रहेगा कि हमारा कि जो हमारे पर्यावरण में, मानवीय पर्यावरण या भी प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस हैं और उनका कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम संसाधन पढ़ेंगे तो इसमें एक दो लोगों का उल्लेख है, एक मोना है और एक राजू है, जो कि क्या कर रहे होते हैं? अपने माता के साथ घर के काम में हाथ बटा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर में रखी हुई वस्तुएं, जैसे घर में नॉर्मल चीजें जैसे होती हैं, टेबल कुर्सी फैन मेज मेजेस जो होते हैं, ठीक है, कई सारे छोटे मोटे सामान जो होते हैं उनको रख रहे होते हैं। तो उनकी इसी वार्तालाप के बीच उनको ये समझ में आता है कि आखिरकार जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो क्या है? एक संसाधन है। जैसा कि हमने पर्यावरण में पढ़ा था, जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें या वस्तुएं हैं वो किसका रूप है? संसाधन का रूप है, या कहें वो सभी क्या है? हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो जो भी चीजें हमारे आसपास है वो क्या है? संसाधन है। लेकिन इसमें एक शर्त ये ऐड हो जाती है कि वो क्या हो? मूल्यवान हो। जैसे कि हम क्या कहते हैं, कोई वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है? उसकी कीमत या तो हम पैसे में निर्धारित कर सकते हैं या उसकी सुंदरता के रूप में देख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक सदृश्य है या कोई मनोरम चित्र है या मनोरम कोई ऐसी बात हो गई, तो वो क्या है? उनकी वैल्यू तो नहीं, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। तो वो सब चीजें भी क्या है? संसाधन का रूप है। तो संसाधन में बेसिकली उन्हीं सब चीजों को लेते हैं जिनका क्या होता है? आवश्यकता होती है, या कहें मानवीय दैनिक कार्यों में क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर संसाधन का पर्पस क्या होगा? हम अपने आप को या कहीं ह्यूमन बींग्स को क्या रखेंगे? एज अ यूजर रखेंगे, और जो सामने वस्तु है उसको ऑब्जर्व करेंगे क्या हमारे लिए वो यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है। जैसे कोई कहे यूरेनियम का जो रेडिएक्टिव तत्व है वो हमारे लिए संसाधन है? नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो भी हमारी चीज हार्मफुल है वो संसाधन नहीं हो सकता। ठीक है। तो संसाधन क्या है? जो भी ह्यूमन बींग्स के या कहें मानव की दैनिक कार्यों में हेल्पफुल हो, या उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, या उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक चारों सभी तरीके से क्या करे? उनके विकास में हेल्प करे। तो वो सभी क्या है? संसाधन के हिस्से। ठीक है। अगर हम अब संसाधन को ये समझे कि इसको वर्गीकृत करके समझना चाहें तो संसाधन को बेसिकली दो तरीके में बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में वो सभी तत्व आ जाते हैं जो प्रकृति में पहले से ही प्रदत्त हैं, जो जिस पर हमारा किसी तरह का योगदान नहीं हो उनके विकास में या उनके मूल्यवर्धन में। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो प्रकृति में पहले से ही प्रदत्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, मृदा हो गई, वायु हो गया। तो वायु क्या करते हैं? हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं, इसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं करते कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल के हम सांस ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है। या O3 से हम ऑक्सीजन निकाल के सांस ले रहे हो, या वाटर से हाइड्रोजन अलग करके ऑक्सीजन अलग करके हम सांस ले रहे हो। तो बेसिकली जो नेचुरली हमें प्राप्त है या प्रकृति में नॉर्मली हमें प्रदत्त है ऑक्सीजन, उसको हम क्या कर रहे होते हैं? ग्रहण कर रहे होते हैं। या तो जैसे हमें नॉर्मली जल मिलता है, वाटर, ठीक है, तो वाटर रिसोर्स जो होता है वो भी हमारे के लिए एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं। वहीं पर अगर मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो जैसे लौह तत्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लौह तत्व ले लें तो लोहा क्या है? प्रकृति में पहले से ही प्राप्त था। जब आदि मानव या क्या है
प्रारंभिक मानव ने क्या किया, लोहे की बहुत दिनों बाद या कहें बहुत कई वर्षों बाद क्या हुई, उसकी खोज हुई। तो जब हमने क्या किया, उसकी खोज हुई, तब हमने उसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। जो लौह तत्व ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, अयस्क में से क्या हमने किया, उन तत्वों को निकाला, लोहे के तत्वों की जो प्रचुरता होती है उनको निकाल के उसमें क्या किया, लौह तत्व बनवाए। और फिर उससे क्या किया, हमने कई सारे सामानों का निर्माण किया, जैसे टेबल का निर्माण किया, कुर्सी का निर्माण किया, फैन, गाड़ियां, रोड, बिल्डिंग्स, इनका निर्माण किया। तो वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। तो बेसिकली मानव निर्मित कैसे संसाधन हो गया कि हमने प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन थे या कहीं ऐसे तत्व जो कि हमारे लिए पहले मूल्यवान नहीं थे या कहीं हम उनका यूज नहीं कर रहे थे जैसे प्रकृति में थे, वो हमारे लिए यूजलेस थे। लेकिन हम जब ने समय के साथ हमने क्या किया, उनमें परिवर्तन किया या कहीं हमारी आवश्यकताओं ने उनमें परिवर्तन के लिए प्रेरित किया, तो हमने उसमें क्या किया, मूल्यवर्धन किया। मूल्य वर्धन करने के बाद उसको क्या किया, हमने अपने उपयोग में लाया और अपने दैनिक कार्यों को और ही ज्यादा गति प्रदान की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे मानव निर्मित संसाधनों को। अब जब हम मानव निर्मित संसाधन पढ़ेंगे और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे तो उसको फर्दर हम क्लासिफाइड कर पाएंगे। ऐसे संसाधन जो कि रिन्यूएबल है, कि एक समय के बाद वापस पुनः उनका क्या हो जाता है, पुनः संसाधन या पुनर्भरण हो जाता है। मतलब कि अगर वो खत्म हो जाए तो वापस प्रकृति में क्या आ जाते हैं, रिसाइकिल होके आ जाते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा कम कर दी क्योंकि हमने उसको यूज कर लिया। फिर वापस हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म को निकाल देते हैं। जब वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा लिया जाता है, उससे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर लेते हैं एज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या कहें सेल्यूलोज के फॉर्मेशन में। और वहीं से क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक साइक्लिक इकोनॉमी चलती रहती है या साइक्लिक प्रोडक्शन चलती रहता है कि एक चीज खत्म होती है तो दूसरी बन जाती है। ये नेचुरली बैलेंस्ड चीज है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो गए या कहें नवीकरणीय संसाधन हो गए, जो कि पुनः अपने आप क्या होते हैं, नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये अनलिमिटेड है। या तो ये भी कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन वो है जो कि खत्म नहीं होने वाले। लेकिन जैसा कि हम पहले मानते थे कि सूर्य का प्रकाश नहीं खत्म होने वाला, या कहें वायु नहीं खत्म होने वाली, जल नहीं खत्म होने वाला, मृदा नहीं खत्म होने वाली। लेकिन अगर इसके आज की पर्सपेक्ट में इसको समझे तो सूर्य के प्रकाश कहें तो खत्म भी हो सकता है। और इसलिए क्योंकि हमारा मानव जीवन क्या होता है, बहुत सीमित समय का होता है। वहीं पर सूर्य जैसे प्रकाश या कहें सूर्य की जो लाइफ है, लाइफ साइकिल बहुत लंबी है, कई बिलियन ईयर्स की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे मानव जीवन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो हमारे लिए अनलिमिटेड ही है। अब जल की बात की जाए, वो नेचुरली जो हमें प्राप्त है वो अनलिमिटेड है। उसका हम कितना भी यूज कर लें वो वापस रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन जो हमें उपलब्ध है, जो अलवणीय जल है, जो हमारे लिए उपयोग है, मानवों के लिए उपयोगी है, उस जल को हम यूज करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास सीमित मात्रा है। उस सीमित मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, आज की डेट पे हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हम अपने दैनिक कार्य कर रहे होते हैं उसी में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, उस नवीकरणीय संसाधन को प्रदूषित कर रहे होते हैं। उस प्रदूषित मात्रा को क्या कर सकते हैं, हम वापस यूज नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या हो जाती है, हमारे जो नवीकरणीय संसाधन है वो भी अब सीमित होने लगे। जैसे वायु हो गई, वायु में भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहे होते हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कहीं पॉल्यूटेंट गैसेस को रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे हमारा एनवायरमेंट आज की डेट पे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन थे, एक समय के बाद क्या होते थे, वो रिसाइकिल हो जाते थे या कहीं एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहे थे, एक साइकिल का फॉर्मेशन करते थे। उनमें क्या होता था, पॉल्यूटेंट होते थे, जो भी पॉल्यूशन होता था वापस वो क्या हो जाता था, रिसाइकिल होके वो मात्रा बनी रहती थी, बैलेंस्ड रहता था। लेकिन आज की डेट पे ऐसा हो गया है कि प्योर ऑक्सीजन या कहें शुद्ध ऑक्सीजन के निर्माण और साथ ही साथ पॉल्यूटेंट्स का रिलीज जो मानवों द्वारा किया जा रहा है, उसके अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर या कहें बहुत ज्यादा गैप आ गए। हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन या कहें वायु का क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। और वहीं पर जो कार्बन पेड़ पौधों को काट कर क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति की उसको शुद्ध करने की या कहें पॉल्यूशन को कम करने की जो क्षमता है उसको भी कम करते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास नवीकरणीय संसाधन या कहें असीमित संसाधन थे उनको हम सीमित करते जा रहे हैं। अब रही बात जैसे भूमि, वो भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और नवीकरणीय संसाधन। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्लेट क्या कर रही होती है, जब मूव कर रही होती है तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में लगातार
एक प्रक्रिया चल रही होती है, निर्माण और विनाश की प्रक्रिया। तो वहां पर कहीं भूमि का निर्माण होता है, कहीं भूमि का विनाश होता है। लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी भूमि थी, जैसा कि हम मानते हैं कि पूरी पृथ्वी में लगभग 30% जो लैंड है वो लैंड के फॉर्म में है, बाकी में सागर है। 79% अप्रोक्स एग्जैक्ट डेटा माना जाता है, 31% पे क्या है, लैंड है। लेकिन वहीं पर हम ये देखेंगे कि जो भूमि है उस पे पूरे भूमि या कहें 30% ऑफ द लैंड, जो क्रस्ट का जो 30% है, भूपृष्ठ का जो 30% है, उसका हम टोटल नहीं यूज कर रहे होते, उसका भी हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ 30% यूज कर रहे होते हैं। बाकी 70% क्या है हमारे लिए, क्या है वो वहाँ, या तो कहें वहां पर रहने योग्य नहीं है, या कहें मानव के अनुकूल नहीं है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं वहां पर ऐसी अनुकूलता नहीं है या ऐसे ऐसे संसाधन नहीं है जहां पर हम नहीं रह सकते। जैसे डेजर्ट हो गया, तो वहां पर ह्यूमन बींग्स का रहना क्या है, बहुत टफ है। वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, या रहते भी हैं तो बाकी थोड़ी बहुत परसेंट के लोग रहते हैं। या कहें 30% ऑफ द क्रस्ट जो है वो किससे है, 90% पॉपुलेशन रहती है। बाकी जो 70% एरिया है अर्थ का, उसमें 10% लोग रह रहते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम बहुत भूमि को जो असीमित संसाधन मान के चले, और उसी असीमित संसाधन में सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ 30% यूज कर पा रहे हैं। बाकी जो 70% एरिया है वो बहुत विरल है, या कहें वहां पर निर्जल है, वहां पर लोग बहुत कम रह, मतलब माना रहते ही नहीं है, या रहते भी हैं तो बहुत कम संख्या में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे। और वैसे ये क्या कॉन्सेप्चुअल है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो आगे आने वाला चैप्टर है भूमि आएगा, उसमें भी हमें स्पेशली भूमि संसाधन को पढ़ना है, स्पेशली वहां पर वायु संसाधन को पढ़ना है, उससे उत्पन्न समस्याएं पढ़ने हैं, उस उत्पन्न समस्याओं को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे समाप्त करें, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जस्ट क्या है हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोना और राजू क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि दोनों के कन्वर्सेशन में उन्हें पता चलता है कि संसाधन जैसे एक शब्द आता है, उनकी मां समझाती है कि आखिरकार संसाधन क्या है। तो संसाधन वह सभी वस्तुएं हैं जिनका एक मूल्य होता है, या कहें मानवों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है, हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं वो भी संसाधन है, पेन यूज कर रहे हैं, ये टैप पेन जो भी पेन है, ठीक है, और ये हम बोर्ड यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है। तो ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए यूजफुल है, या कहें हमारे लिए मूल्य रखती है, इकोनॉमिक मूल्य भी हो सकता है, या हमें वो क्या करें, मनमोहक करें, या हमें एंटरटेनमेंट करें, तो वो सभी क्या है हमारे लिए रिसोर्सेस है। ठीक है, जैसे जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में क्या है कुछ एक जैसा ही क्या है, या कहें सभी हमारे लिए एक मूल्य रखते हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व विकास या हमारे जीवन यापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो एक वस्तु अथवा पदार्थ जो उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, अगर उस वस्तु की कोई उपयोगिता है या उसमें उपयोग यूजफुल है हमारे लिए, तो वो क्या है हमारे लिए संसाधन है। अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, अभी तो उसकी माँ ने बताया कि संसाधन क्या है, जो भी हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, वो क्या है हमारे लिए संसाधन। तो आखिरकार वो संसाधन बनता कैसे, कुछ चीजें जो होती है नेचुरली हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जैसे वायु, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जिसको हम नेचुरली उसी फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जैसे ये पेन प्लास्टिक या कहीं ऐसे डला रहा होगा, ठीक है, इसके आयरन को हमने निकाला, अर्थ के से क्या मिनरल्स को निकाला, लोहा बनाया, तो कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्शन में हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स का क्या हुआ, स्किल लगी या टेक्नोलॉजी यूज की, उसने प्रौद्योगिकी का उपयोग किया, अपनी कौशल क्षमता का विकास किया, और उससे क्या किया, ऐसी चीजों का उपयोग किया जिससे क्या कर रहे हैं हम आपके सामने आ पा रहे हैं या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे पा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है हमारे संसाधन, या यही चीज जो राजू का क्वेश्चन है कि आखिरकार संसाधन बनते कैसे हैं, तो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सीधे से मतलब यही है कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं, उस वस्तु की उपयोगिता क्या करते हैं, उसको मूल्य बनवा संसाधन बनाते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ठीक है, मूल्य का यहाँ पर अर्थ क्या है, महत्व। हर चीज पैसे से नहीं होती, महत्व है उसका कि नहीं, इससे होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य होता है, उसका क्या नहीं होता, कोई भी सॉरी एक्सक्यूज। ठीक है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान
हो सकते हैं, जबकि दादी के घरेलू नुस्खे, जैसे कि दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा कि हल्दी चूना लगा लो तो हम उनको पेमेंट करते हैं या उनके कुछ उनके नुस्खे का कुछ वैल्यू रखते हैं। तो वो नॉर्मली क्या है, हमारे लिए कोई ज्यादा मूल्य नहीं रखती, लेकिन अगर उसी को क्या कर दिया जाए, एक पेटेंट दे दिया जाए, जिसको वाणिज्यिक मूल्य भी कहते हैं, अगर उसको हमने क्या कर दिया, कॉमर्शियलाइज कर दिया, तो उस घरेलू नुस्खे का क्या हो सकता है, पेटेंट हो जाएगा, और जहां पेटेंट हो जाएगा तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पेटेंट आपको समझना है कि आखिरकार पेटेंट क्या होता है। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार से है, और ये क्या करता है, हमें एकाधिकार प्रदान करता है, ठीक है, मोनोपोलाई देता है, कुछ वर्षों के लिए, सीमित वर्षों के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होता, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने की नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी को दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय और कौशल जो हमारी प्रौद्योगिकी होती है, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पदार्थों को क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने अभी सोचा और ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो चीज संसाधन में परिवर्तित हो जाए। तो उसको बनाने या उसके परिवर्तित होने में, एक संसाधन के रूप लेने में क्या होता है, कुछ समय लगता है। और वही संसाधन और प्रौद्योगिकी जिस तरीके से हम बना रहे हैं, उस बनाने के दौरान जो समय लग रहा है, जो आगे जो समय लगेगा, तो इस प्रकार से देख सकते हैं संसाधन और समय और प्रौद्योगिकी दोनों ही क्या करते हैं, उस वस्तु को क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चल, संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों को हम मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, और नेचुरल रिसोर्सेस को हम भी यहाँ पर वापस दो तरीके से बांट सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, नवीकरणीय, ठीक है, रिन्यूएबल एंड अनवीकरणीय, ठीक है। तो जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रकृति में नेचुरली प्राप्त है, जैसे वायु, जल, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है हमारे लिए नेचुरली प्राप्त क्या है, संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जिसमें वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति से वरदान के रूप में मिले हुए हैं, यह निःशुल्क हमें प्राप्त है, ठीक है। यह कहें उसमें किसी तरीके का हमें वैल्यू एडिशन, या कहें हमें उसमें किसी प्रकार का अपने कौशल का उपयोग नहीं करना होता, तो वो क्या है, हमें प्रकृति से नेचुरली प्राप्त है, तो वो क्या हमारे लिए हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे, ठीक है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, और कुछ जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो उनको क्या करना होता है, हमें उसमें क्या करना होता है, संशोधन करना होता है, ठीक है, तब वो क्या होते हैं, परिवर्तित है। जैसे नेचुरली तो हमें कोयला भी प्राप्त है, नेचुरली तो हमें फॉसल फ्यूल्स जो भी क्या थे, खनिज तेल थे, वो भी हमें प्राप्त थे, लेकिन हम उनका एक समय के पहले हम यूज नहीं कर पाते थे। अब ये क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या कहें उसके कुछ पहले वर्षों से ही यूज करना शुरू किया, जब स्टीम इंजन की खोज हुई उसके बाद से ही यूज किया। उसके पहले तो हम इसको काले तेल या कहें ब्लैक गोल्ड के रूप में देखते थे, इसको यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमने कौशल सीखा और उसकी उपयोगिता को समझा कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके महत्व को समझा, तब हमने क्या किया, इस खनिज तेल का उपयोग करना सीखा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरली प्राप्त होती हैं और नेचुरली यूज कर रहे होते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार के कौशल या तकनीकी के उपयोग नहीं होती। लेकिन जब वापस कुछ ऐसे भी प्राकृतिक पदार्थ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें यूज करने के लिए क्या करना होता है, तकनीकी और कौशल का विकास करना होता है, या कहें उसमें मूल्यवर्धन करना होता है। जैसे कहें कि जो ऑयल होता है, जो भी पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट तो हम यूज नहीं कर पाते, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसमें जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें कई सारे जो अलग मिनरल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और पेट्रोल, डीजल ये होता है, और साथ ही साथ केरोसिन, उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर उनका अलग अलग फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, यहाँ पे कौशल और तकनीक का उपयोग किया, ठीक है। कुछ कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हमें
औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो आप प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे समझेंगे पहले कि ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें हम बिना संशोधन के या बिना तकनीकी का उपयोग किए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन ही है जिनको हमें यूज करने के लिए अपने कौशल विकास की या कहें स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है, या कहें उसमें हमें संशोधन करना होता है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांट सकते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनको दो रूप में बांट देंगे। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कि कोयल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इनको क्या करते हैं, एक समय के बाद या कहें इनको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, या कहें इनको वापस नहीं पाया जा सकता। अगर एक बार ये रिसोर्स जो है जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, उसके अगर खत्म होने के बाद हमें कई वर्ष बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे फिर वापस उसी रिसोर्स को पाने के लिए। तो इनको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कर देते हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस, ऐसे संसाधन जिनको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन यूज्ड। ठीक है, जैसे कोल क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसमें क्लियरिटी नहीं है, आपको छोटा इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोल हो गया, और रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ओवर यूज। तो जो भी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनका क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम रेशनली यूज करें तो एक लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने या इनके बनने के तरीके में क्या होता है, नेचुरली ये बनते हैं, इनका बनाना या हमें खुद मानव द्वारा निर्मित करना क्या होता है, बहुत कठिन है, या कहें बनाना असंभव है। ठीक है, वहीं पर अगर ये कह रहे हैं कि इन्हीं अगर अनवीकरणीय संसाधनों के जो हमारे पास भंडार हैं उनको अगर बहुत फास्ट या ओवर यूज किया तो क्या हो सकते हैं, बहुत जल्दी ही एग्जॉस्टेड हो सकते हैं या पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। वहीं पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों का बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे हम सांस बार बार लेते हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश दिन में भी लेते हैं, अगले दिन भी लेते हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका डेली यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लगभग ये माने जाते हैं कि एग्जॉस्ट नहीं हो गए। ठीक है, रिसोर्सेज दैट ऑलवेज अवेलेबल, विंड एंड वाटर, जैसे ऐसे रिसोर्स जो कि हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, जैसे विंड हो गया और वाटर हो गया। रिसोर्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, नेचुरली, तो कुछ ऐसे जैसे कोल, विंड हो गया और वाटर हो गया, ये क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं या होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने आप या कहें नेचुरली क्या होते हैं, ये रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है, चलिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधन हैं जिनमें उनको पुनः पूरित होने में या पुनः बनने में उनको क्या होता है, बहुत कम समय लगता है, वो क्या होते हैं, वापस नेचुरली क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। इसमें कुछ असीमित हैं और कुछ उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो जैसे हम देखें तो सौर ऊर्जा जो है और पवन ऊर्जा जो है, इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं देखा। जो सूर्य का प्रकाश है वो कई साल या कई बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लगातार बना रहेगा, क्योंकि सूर्य का जो उम्र है वो कई लाखों बिलियन ईयर्स मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो जब तक हमारे पृथ्वी में वायुमंडल है तब तक हमारे पृथ्वी पर क्या रहेगा, पवन ऊर्जा बनी रहेगी, या कहें इस पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। तो नवीकरणीय संसाधन वो है जो इसमें से सभी नहीं लेकिन कुछ क्या होते हैं, असीमित है, जैसे कि इसमें क्या कह सकते हैं, मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, जैसे जल, मृदा, वन,
ठीक है, ये क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर हम इसका लापरवाही से उपयोग किए या रेशनली इसका यूज नहीं किए तो क्या हो सकता है, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं या खत्म हो सकते हैं, ये पॉल्यूट हो जाएंगे। और जब ये पॉल्यूट हो जाएंगे तो ये हमारे आसपास रहेंगे तो, लेकिन जिस फॉर्म में हमें यूज करना है, जैसे हम उनको यूज करना चाहते हैं वैसा यूज नहीं कर पाएंगे। जल प्रदूषित हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी, मृदा प्रदूषित हो जाएगी, तो हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत सारे भागों में एक बड़ी समस्या है। जैसे कि वर्ष में कई बार तो ऐसा होता है, जैसे अभी का सीजन जो बरसात का चल रहा है, तो अभी तो ये देखते हैं कि बाढ़ आ रही है। वहीं पर गर्मी के सीजन में ये देखते हैं चेन्नई, बेंगलुरु जैसे कई सारे शहरों में, दिल्ली, मुंबई, जो मिलेनियंस कई लाखी या कहें 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर है, वहां पर हमेशा या नॉर्मली देखा जाता है कि गर्मी के सीजन में क्या होती है, पानी की कमी आ जाती है। लोगों के लिए पानी या कहें उपयोगी वाला जल या कहें अलावड़ी जल क्या होता है, मिलना काफी टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से सीमित संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत होना या पुनः नवीकृत होने के लिए कई सारे वर्ष लग जाते हैं या कई हजारों वर्ष लग सकते हैं। और ये हमारे लिए नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि उनको क्या कर सके, इतना वेट कर सके। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार इसको क्या मान लिया जाता है, अनवीकरणीय संसाधन मान लेते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका वितरण कहाँ कैसे दिखाई देगा या कैसे प्रभावित होगा, तो वहां का भूभाग उसको प्रभावित कर सकता है कि किस स्थान पर कैसे प्राकृतिक संसाधन होगा। साथ ही साथ वहां की जलवायु, ऊंचाई जैसे कारक क्या कर सकते हैं, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। तो इसलिए क्या होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ ही साथ अगर भूभाग, जलवायु, ऐसे जलवायु की क्षेत्र की बात करेंगे जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे हिमालयी क्षेत्र में देखें जहां पर ग्लेशियर है, तो वहां पर आपको एक जो मृदा संसाधन देखे थे, जो नवीकरणीय संसाधन, वो हमें नहीं मिलेगा। ना वहां पर हम उस मृदा की उपयोगिता को समझ पाएंगे, ना उसका उपयोग कर पाते, क्योंकि वहां पर जलवायु जैसे जल हो गया उसकी उपलब्धता नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा था रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वो हाई टेम्परेचर होता है, साथ ही साथ हाई ड्राई होता है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा शुष्कता और साथ ही साथ बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। वहीं पर जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो वहां पर देखा था कि उच्च शुष्कता और साथ ही साथ निम्न टेम्परेचर या निम्न ताप देखने को मिलता है। तो ऐसे संसाधन, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो कहीं ना कहीं किन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक कारकों से क्या होते हैं, भौतिक कारकों पर क्या करते हैं, ये निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान मिलता है। आप देखेंगे कि हर जगह एक समान संसाधन नहीं मिलता। अगर एक समान संसाधन मिल रहा होता तो ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे होते, लगभग सिमिलर डेवलपमेंट होता है और लगभग लोगों के बीच जो इनइक्वालिटी है या कहें असमानता है, आर्थिक असमानता है, वो कम होती है। कि क्षेत्र विशेष में जैसे हमें आर्थिक समानता असमानता देखने को संसाधन का भंडार जो है उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडार का मतलब यह है कि जो उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा से। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिनमें कहीं ना कहीं मानव का दिमाग, उसके बल बुद्धि का उपयोग हुआ, तकनीक का उपयोग हुआ और साथ ही साथ समय का उपयोग किया गया, तो वो क्या है, मानव निर्मित संसाधन। जैसे पेन हो गया, जिन ये डिजिटल बोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो ये कहीं हमें नेचुरली डले तो मिले ना होंगे। तो इसमें क्या किया, ये मानव ने अपने दिमाग और कौशल का विकास करते हुए क्या किया, इसमें संशोधन किए हैं और इसको निर्मित किया। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं होता जब तक उसे लोगों द्वारा या कहें लोहे के फॉर्म में नहीं बना दिया जाता है। तो लौह अयस्क हमारे लिए क्या है, किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, लेकिन जब वही क्या हो जाता है, लोहा बन जाता है, तो हम उसका उपयोग कहाँ करते हैं, कई सारे बिल्डिंग से बनाने, टेबल कुर्सी, इनका सबका बनाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने आदि में करते हैं। जो भी हम मानव निर्मित या कहें मानवीय पर्यावरण का विकास कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव निर्मित संसाधन ही वहां पर मैक्सिमम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव
मोना ने समझते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मतलब उनको समझ में आ गया कि आखिरकार मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन क्या होते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, ह्यूमन मेड या मैन मेड संसाधन क्या है, जो भी संसाधनों पर क्या है मानव निर्मित कौशल लगा है, या क्या मानव ने अपने तकनीकी या कौशल का विकास करते हुए उसमें किसी तरीके का मूल्यवर्धन किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए हैं, सभी मानव निर्मित संसाधन हो गए। जैसे लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से है, जबकि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बनाने में सहायक। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन एज अ रिसोर्स, हम भी क्या है, रिसोर्स है। सिंपल सा हम रिसोर्स है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे रोबोट को बनाते हैं तो हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। लेकिन वही रिसोर्स जब हमारे लिए काम कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, हमारे लिए काम करते हुए क्या कर होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार मानव, हम किसी के लिए कार्य कर रहे होते हैं या हम किसी संसाधन में विकास कर रहे होते हैं तो हम भी ऐसा मानव संसाधन हो गए। जैसे एक वर्ड सुने होंगे आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश। तो जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब यही है कि एक क्षेत्र या एक देश की जनसंख्या, जो कि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, कहें करोड़ों में जनसंख्या है, साथ ही साथ वहां की जनसंख्या अगर साक्षर नहीं है, कौशल युक्त तो नहीं है, किसी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को ज्यादा से संपन्न नहीं कर पाती, वहीं पर एक दूसरे देश की जनसंख्या जो कि कम है, साथ ही साथ साक्षर है, कौशल युक्त है और बहुत ही ज्यादा क्या कहें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर रहे हैं, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है, तो उस वाली देश की जनसंख्या को क्या कहेंगे हम, वो क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में। मतलब अपनी जनसंख्या का, उस देश की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसा उपयोग करना कि हम क्या कर सके, उसका लाभ प्राप्त कर सके, उसमें ऐसे कौशल डेवलप कर सके कि क्या कर सके, उससे लाभ प्राप्त कर सके। अब रही बात कि ये कौशल कैसे विकसित करें, नेचुरली तो आता नहीं हमारे अंदर, ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि क्या करें, हम शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा हाई एजुकेशन मिले, ठीक है, बेसिक एजुकेशन अच्छा रहे, हायर एजुकेशन भी अच्छा रहे, साथ ही साथ हम क्या करें, हेल्दी रहें। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि मानव संसाधन के लिए क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जैसा हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं या पॉलिसीज लाते हैं कि हम क्या करें, ह्यूमन को डेवलप कर सकें। और ह्यूमन को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स चाहिए को, क्या फिजिकली और मेंटली भी क्या करें, स्ट्रांग रहे। तो मानव संसाधन विकास भी किया जाता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, अतः लोग मानव संसाधन और शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये जरूरी होता है मानव को क्या होने में, एक संसाधन बने। जैसे कि कई सारे जैसे देश हैं, जैसे कि जापान ले लीजिए, चाइना को भी आज की डेट पे ले सकते हैं कि धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वहां की जनसंख्या वृद्ध होती जा रही है। और जब वहां की जनसंख्या वृद्ध हो जाएगी तो वहां की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब वो खुद कार्य नहीं कर रहे होंगे, वो दूसरे की कमाई पर निर्भर होंगे, खाने पीने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा होगा। अब उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन क्या नॉर्मली उनको स्वास्थ्य में ज्यादा खर्च हो रहा होगा, वो किसी तरीके की कमाई नहीं कर रहे होंगे या आर्थिक क्रिया नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो आर्थिक सीमित लोग क्या कर रहे होंगे, आर्थिक क्रियाएं कर रहे होंगे और उनके द्वारा उत्पादित आर्थिक क्रियाओं का मूल्य जो हो उन पर यूज हो रहा होगा। तो वो क्या हो रहे हैं, एक वृद्ध जनसंख्या या वृद्ध पॉपुलेशन हो जाएगी। वहीं पर भारतीय जनसंख्या को माना जाता है कि ये क्या है, बहुत ज्यादा युवा जनसंख्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। इसीलिए भारत में कहा जा रहा है कि भारत में अभी कौन सा ये चल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के चल रहा है। हमें इसलिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस जनसंख्या के या इस युवा जनसंख्या का क्या करना चाहिए, लाभांश प्राप्त करना चाहिए। तो इसी तरीके से, और इसको प्राप्त करने के लिए जरूरी क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य। वहां की जनसंख्या स्वस्थ रहेगी, वहां के लोग शिक्षित रहेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, हमारे लिए क्या कर पाएंगे, एक अच्छा आर्थिक कौशल या आर्थिक क्रियाओं में बहुत बेहतर कार्य कर पाएंगे और आर्थिक क्रियाओं को तीव्रता से बढ़ाएंगे, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास, और मानव संसाधन विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन अब उसको परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा
दो तरीके के संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधनों को भी ऐसा देखा कि कुछ क्या है जो कि हमें नेचुरली प्राप्त हो और नेचुरली हम बिना उसमें किसी तरह का मूल्यवर्धन किए या बिना किसी उसमें मानवीय कौशल का उपयोग किए क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी तकनीकी कौशल विकास का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, उसमें मूल्यवर्धन करते हैं, तदोपरांत उसका क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। ठीक है। मानव संसाधन में देखा कि मानव को ऐसा रिसोर्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन को विकास के लिए जरूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दें। अगर वो वही मानव का होगा, साक्षर होगा, स्वस्थ होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्रियाएं कर पाएगा। आर्थिक क्रियाओं को जब ज्यादा संपन्न करेगा तो वहां पर विकास जैसी क्रियाएं ज्यादा होगी। तो संसाधन हमारे लिए होता ही इसीलिए है कि उन संसाधनों का उपयोग कैसे हो कि मानव के विकास में हो। तो संसाधन तब होता है, या किसी वस्तु को संसाधन कब कहते हैं, जब वो हमारे बेसिकली किसके लिए, मानव के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, या उसके व्यक्तित्व विकास में या उसके आर्थिक दैनिक क्रियाओं में क्या करता है, सहायता करता है। तभी उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, ऐसा रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो मानव भी क्या कर रहा होता है, एक मानव दूसरे मानव की आर्थिक क्रियाओं में हेल्प कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक रिसोर्स की तरह कार्य कर रहा होता है, या कहीं उस सरकार या उस देश के लिए ऐसा रिसोर्स है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि हमारे लिए जल और वायु क्या है, एक प्रकार से असीमित है, लेकिन आज की डेट पे हम उसको असीमित बनाते जा रहे हैं। क्यों? ये हमारी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जहां हम ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं कि उनको लगातार क्या कर रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। और प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु को हम क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख ले, कोरोना में क्या कर रहे थे, मास्क यूज कर रहे थे, और ये भी कल्पना की जा रही थी कि कुछ वर्षों बाद हम क्या करेंगे। जैसे कि आज की डेट पे बॉटल 20 रुपए की बॉटल लेके चलते हैं, आज कई कीमत की भी बोतलें आती हैं, 150 रुपए की भी बोतलें आती हैं, वो हायर क्लास के लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जब 20 रुपए की बोतल लेके हम पानी पीते हैं, तो कल्पना ये भी कर सकती है कि कुछ दिनों बाद एयर के भी क्या आएंगे, बैग्स आएंगे, जिसका हम यूज क्या करेंगे, सांस लेने के लिए करेंगे। तब सोचिए कि जब पानी को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लगातार इसी तरह हम पॉल्यूशन करते रहे, तो या तो हम थैला टांग के चलेंगे, या तो एक सिलेंडर लगा के ही चलना पड़ेगा कि क्या करें, जीवित रह सकें। और बाय द वे कहीं बीच में क्या हुआ, सिलेंडर खत्म, तो गो वेंट गॉन एंड कैन नॉट की कंडीशन हो सकती है, या तो गए वापस नहीं आएंगे। ठीक है। संसाधन का संरक्षण, तो यहीं पर संसाधन संरक्षण का ये बात की जा रहा है कि संसाधन तो हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे लिए हैं वो सीमित नहीं, पर्याप्त है। जितने भी या कहें अनवीकरणीय संसाधन भी हैं, वो भी हमारे लिए पर्याप्त है, या कहें असीमित नहीं है, फिर भी हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम उसका उपयोग करें, एक तार्किक तरीके से उपयोग करें, उनका सही तकनीक का उपयोग करके उनका क्या करें, मैक्सिमम आउटपुट निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रेशनल उपयोग करेंगे, उनका सुनिश्चित करें कि वितरण सभी तक सही हो। ऐसा नहीं कि किसी के घर में 4-4 बाइक है, 4-4 कार हैं, और किसी के पास बिल्कुल पैदल है। तो ये क्या है, संसाधनों का अतार्किक वितरण कह सकते हैं, या इसको कई लोग निर्धन गरीब के रूप में दे सकते हैं। लेकिन वही बात होती है, जब उसके पास भी पर्याप्त साधन हो गए, तो वो भी बेटर क्या कर पाएगा, अपना विकास कर पाएगा। जैसा कि गांधी जी का कहना था कि सिंपल सी बात है, किसी एक सिंपल व्यक्ति की हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक लालची मानव की जो आवश्यकताएं की पूर्ति है, ये पूरी पृथ्वी या कहें पूरा संसार भी नहीं कर सकता। उसके लिए पूरे संसाधन या पूरे रिसोर्सेस भी रख दिए जाए तो उसके लिए पर्याप्त नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज जैसी जो बातें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज क्यों, क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ऐसा रिसोर्सेज के ऐसे नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, या कहीं उनका अतार्किक उपयोग कर रहे हैं, जिससे लगातार क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हम एनवायरमेंटल कन्वेंशंस करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, वनोन्मूलन को क्या कहें, जो वन उन्मूलन हो रहे हैं, तो वन रोपण की बात कर रहे हैं कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक है। आज की डेट पे जैसे हम देख रहे हैं बाढ़ जैसी समस्याएं, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास भूमि संसाधन था, तो उसको हमने क्या किया, पूरा कंक्रीट में बदल दिया। तो जो
नॉर्मली जो मृदा की या कहें उस सरफेस की क्रस्ट की जो विशेषता होती है कि क्या करती, बहती हुई जल को क्या करती, सोखती है और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं हमने कंक्रीट को बढ़ा करके शहरों को क्या कर दिया, पूरा कंक्रीट से ढक के क्या किया, हमने वहां पर बाढ़ जैसी समस्याओं को उत्पन्न किया और साथ ही साथ हमने क्या किया, वहां पर टेम्परेचर और भी तेज हो गया। जैसे कि हम शहरों को क्या बोलते हैं, शहर एक क्या है, एक ऊष्मा द्वीप के रूप में, कि वहां पर क्या हो रहा है, डे पर डे क्या हो रहा है, वायु या कहें टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ हमने क्या किया, जहां पर कंक्रीट किया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, भूमिगत जल स्तर भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोनों तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे लिए ही क्राइसिस उत्पन्न करेगा कि हम क्या कर, अगर संसाधनों का सही संरक्षण नहीं करते या सही उपयोग नहीं करते। जैसा कि आज की डेट पे बात यही चल रही कि जब हम हमारे शहरों या बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्याएं हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या यही है कि हमने क्या नहीं किया, एक स्पंज के रूप में सिटी को नहीं बनाया। जैसे कि चाइना आज की डेट पर बड़े लेवल पे क्या कर रहा है, स्पंज सिटी के डेवलपमेंट में कार्य कर रहा है कि शहर के बीच बीच में बड़े बड़े गार्डन बना रहा है कि क्या कर सके, वहां की मिट्टी खुली हो, वहां पर हर जगह कंक्रीटाइजेशन न किया जाए या ऐसी रोड्स को बनाया जाए जिससे क्या हो, वाटर रिसाव हो या कहें अंतः श्रवण हो जल का, ठीक है, अंतर की तरफ क्या हो, जल जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पॉन्ज सिटी बन जाएगी। जैसा कि स्पॉन्ज होता है ना, जो सोफे में लगा होता है, तो उसको पानी में ऐसे रख देंगे तो पानी क्या कर लेता है, पूरा सोख लेता है। तो आजकल की डिमांड यही कि हम ऐसे सिटी का डेवलपमेंट करें। तो कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज को जो भी डेवलपमेंट क्रियाएं करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हुए या उसके संसाधनों को संरक्षित करते हुए ही विकास करना है, ठीक है। जो पहले 2-3 दिनों से वही क्वेश्चन चला आ रहा है ना कि पर्यावरण वर्सेस विकास, कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें या हम विकास को बढ़ावा दें। तो यहीं पर बात आपको एक और पॉइंट मिल जाएगी कि अगर संसाधनों का संरक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, पर्यावरण को ही संरक्षित कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, यही ये छोटी सी स्टोरी है, यहीं से समझ लेते हैं और चैप्टर इसके बाद खत्म, ठीक है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, ठीक है। मोना सो रही थी तो उसके बीच सपने में एक छोटा सा स्वप्न आता है। क्या आता है कि पूरे पृथ्वी पे क्या हो गया, पानी खत्म हो गया, सब जगह पानी खत्म हो गया, सूखा पड़ गया है, सभी जानवर मर रहे हैं, पेड़ पौधे भी खत्म हो गए हैं। तो अब कल्पना करिए कि कैसा वो स्वप्न रहा होगा। हम जैसे कि आपको कल्पना कराने का प्रयास किए थे कि नेक्स्ट या कई सालों बाद ऐसा हो कि ऑक्सीजन इतनी पॉल्यूट हो जाए या हमारा वायुमंडल इतना पॉल्यूट हो जाए कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलने की जरूरत पड़ी। तो जैसे आज के स्टेशन बनते, बस स्टैंड बनता है, पेट्रोल पंप बनते हैं, पेट्रोल पंप स्टेशन बनते हैं, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पंप बनेंगे कि वहां पर हम जाके क्या करेंगे, पीछे खड़े होंगे और सिलेंडर भरी जाएगी, ऑक्सीजन भरी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को पॉल्यूट कर रहे हैं या अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के प्रयास कर रहे हैं या उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये स्वप्न से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका स्वप्न और वास्तविकता आने वाले वर्षों में अगर लगातार इसी तरह संसाधनों का उपयोग करते रहे तो उसका स्वप्न कहीं ना कहीं हकीकत में भी बदल सकता है, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे सहारा डेजर्ट के बारे में, तो सहारा डेजर्ट के बारे में जब पढ़े थे तो वहां पर देखा था कि आज की डेट पे जो सहारा डेजर्ट है तो वहां पर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियां बहुत बहुत ज्यादा सीमित है। लेकिन वही एक कल्पना या कहें वहां के रिसर्च बताते हैं कि कहीं यहाँ पर कई सालों पहले ऐसी स्थितियां थी कि ये भी क्या था, एक सदाबहार वन की स्थिति रही होगी, यहाँ पर भी वनस्पति वन्य जीव रहते होंगे, वनस्पतियां भी रही होंगे, हरे भरे पेड़ पौधे रहे होंगे। तो वही कल्पना उसके सपने में आती है कि जो आज वो डेली जगते हुए देखती है कि आसपास पेड़ पौधे, लोग, जानवर, वनस्पति देखते हैं, लेकिन बाद में उसके सपने में क्या आते, सभी जगह मरे, मतलब डेड बॉडीज दिखती हैं जानवरों की, पेड़ पौधे खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। तो वही स्वप्न कहीं ना कहीं हकीकत में भी बदल सकता है अगर हम समय पर हमने क्या नहीं करते, उसको सुधारते नहीं, अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं लाते। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, रिसोर्सेस का रेशनल यूज करना है। जैसे ये कभी आप आगे आप टर्म पढ़ेंगे सतत पोषणी विकास। तो सतत पोषणी विकास का भी मतलब यही होता है कि जब हम संसाधनों का रेशनली यूज करते हैं या उसको हम सतर्कता पूर्वक या तार्किक रूप से उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए कि जो रिसोर्सेस आज हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन ये ना बोले हमसे कि कभी हम वो रिसोर्सेस देखते थे, ठीक है, या वैसी चीजें हमारे पहले पूर्वज लोग जो उपयोग करते थे। जो रिसोर्सेस आज हम यूज कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो, उपयोगी हो या उनके लिए भी बची रहे। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से उनका उपयोग करना है, ठीक है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो सतत पोषणीय वही विकास है कि हम संसाधनों का उपयोग करते हुए आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या कर रहे हैं, उसको संरक्षित करके रखें या ऐसा उपयोग करें कि आगे आने वाली जनरेशन भी उसका उपयोग कर सके। तो वही क्या है, हमारे लिए सतत पोषणीय विकास है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे वाटर को यूज करते हैं तो उसको रिसाइकिल, रीयूज, ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल, रीयूज, है ना। तो ऐसे जब यूज करेंगे, बार बार पुनः चक्रण करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे, तो रिसोर्सेज का एक बार बहुत ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर लेंगे। कम से कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही बात, इफिशिएंटली यूज करना। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों एवं बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हाँ, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो जैसा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि इनको पता है कि हम डेली जब सब्जी खरीदने जाते हैं या मार्केट करने जाते हैं तो हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, पेपर बैग्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आसपास के पड़ोसियों, जान पहचान के लोगों को उनको वितरित करना। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने बेसिक लेवल पर या अपने बचपन या जिस उम्र में है उस उम्र के अनुसार उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इसी में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे पॉलीथीन का उपयोग कम करें, ठीक है, या कोई पॉलीथीन है हमें तो उसको हम बार बार यूज करें। ठीक है, घर से ही अपने बैग में डाल के लेकर चलें। क्या करें कि जब भी कोई सब्जी ले तो उसी में अपनी सब्जी को डलवाएं बार बार, क्योंकि पॉलीथीन तो फटती नहीं है, बार बार खराब नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चल। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है या बनती है। ठीक है, जैसा कि मुस्तफा क्या मतलब दिमाग में इसमें आता है कि लोग क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, रूम की लाइट चालू करके बाहर चले जाते हैं, वो क्या हो जाती है, मिसयूज होती रहती है या कहें ऐसे खराब होती रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसको व्यर्थ कर रहे होते हैं। तो ये मुस्तफा को पता है कि विद्युत का हम दो तरीके से बनाते हैं, जल विद्युत बनाते हैं या कोयले से बनाते हैं, और दोनों ही हमारे लिए क्या है, सीमित संसाधन। एक अनवीकरणीय संसाधन है, एक नवीकरणीय है, लेकिन क्या है, वो भी सीमित होगा क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई चेंजेस लाने होते हैं तो वो कहीं ना कहीं छोटे लेवल का ही स्टेप लेना होता है। तो जैसे बच्चों ने अपने लेवल पे स्टेप लिया है कि घर की विद्युत बिजली को क्या करेंगे, वो एफिशिएंटली यूज करेंगे कि अगर कोई नहीं है रूम में तो बंद करेंगे, जल का भी क्या करेंगे, बेकार नहीं होने देंगे। ठीक है, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। आपका क्या विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इन पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था कि पारितंत्र या अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ठीक है, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा पर संरक्षण है कि अगर पारितंत्र, जैसे आज की डेट पे कहा जा रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, पहले तो क्या करते थे, हम सांप बिच्छू मार देते थे, शेरों का, लोग टाइगर्स का शिकार करते थे अंग्रेज लोग। आज की डेट पर क्या है, वो एक क्राइम हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमें पता चल गया है कि सभी जीव जंतु जो हैं कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में क्या कर रहे होते हैं, अपना योगदान कर रहे होते हैं। कोई भी अगर ऐसा तत्व हमारे परितंत्र से क्या होता है, खत्म होता है या एग्जिस्टेड खत्म हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो क्या करता है, हमारे बैलेंस या इकोसिस्टम को प्रभावित या कहें नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। तो यह सुनिश्चित करना हमारा कार्य होगा कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। तो जितने भी नवीकरणीय संसाधन है, विद्युत हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, भूमि हो गया, तो हम क्या करें, इसका सतत पोषणीय विकास करें। जैसे आज की डेट पे हम क्या कर रहे हैं, वनों का ज्यादा से ज्यादा काट रहे हैं और वहां पर रिहायशी इलाके बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भूमि हमारे पास सीमित है या कहीं कृषि योग भूमि को भी हम क्या करते जा रहे हैं, सीमित करते जा रहे हैं, वहां पर लगातार क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्योंकि खाना तो हम खाएंगे, क्योंकि फूड ऐसा एनर्जी है हमारे लिए, उसी से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, कृषि
कृषि योग्य भूमि को कम कर देंगे तो भी हमारे लिए क्या है, वो खतरनाक है। तो हमें क्या करना है, सीमित क्षेत्रों को या सीमित भूमि को ही हमें क्या करना है, यूज करना है, लेकिन एफिशिएंटली यूज करना है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, ठीक है। पृथ्वी पर विविधता, ये मानव विविधता की बात नहीं करता कि जैसे हम मानवीय विविधता की बात करते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्म विभिन्न समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर विविधता की जा रही है, वन्य जीव विविधता की बात की जाए। जैसे ह्यूमन एज अ एनिमल होता है, ठीक है, ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल, हम सोशल है लेकिन है तो एनिमल ही। तो जितने भी वन्य जीव हैं, हमारे साथ साथ जो जीव जंतु आसपास के हैं, वो भी क्या रहे, संरक्षित रहे। ये क्या हो, पर्यावरण विविधतापूर्ण बना रहे, ये प्रयास करना है। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो जो हम प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर पेड़ पौधे काट रहे होते हैं, ठीक है, वहां पर रिहायशी इलाके बना रहे होते हैं, तो उसको क्या करना है, अप्रभावी करना है, या कहें कम से कम उसको प्रभावित करना है। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने वर्गीकरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये क्या है, कुछ बेसिक चीजें जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ ह्यूमन रिसोर्स बता दिए हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये सभी क्या है हमारे लिए, नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आज की डेट पर हम क्या करते हैं, कोल थर्मल पावर प्लांट्स बनाते हैं, जो कोयले से बिजली बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उससे नई बिजली बना के, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे थे, एयर को पॉल्यूट कर रहे थे, तो हम बिजली बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, बायोमास का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ थर्मल पावर प्लांट्स का उपयोग कर रहे हैं। जैसे फोजल फ्यूल्स के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का उपयोग कर रहे हैं, इथेनॉल को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, या उसके उपयोग को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रयास है कि हम क्या करें, अपने पर्यावरण को, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज को क्या करें, संरक्षित कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही क्रिया से हम क्या कर रहे होंगे, अपने पर्यावरण को भी संरक्षित कर रहे होंगे, अपने संसाधनों का बिल्कुल सस्टेनेबल यूज भी कर रहे होंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्टॉक फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा पर्पस क्या है, कि आने वाले जनरेशन के लिए जो हमारे पास भंडार है संसाधनों को, उसको संरक्षित करना। और क्या इसका मतलब है, इंटीग्रेटेड पॉलिसीज, एनवायरमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो हम जो एनवायरमेंट इंटीग्रेटेड पॉलिसीज बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए कि जहां पर पर्यावरण भी संरक्षित रहे, हम अपने उपयोग या उत्पादकता को भी सीमित, या कहें विकास को भी क्या करें। यहाँ पर इंटीग्रेटेड पॉलिसी का सीधे से मतलब यह है, पर्यावरण वर्सेस पर्यावरण एक मिनट, इंटीग्रेटेड पॉलिसीज का हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है, हमारे यहाँ पर इसका पर्पस है कि हम क्या करें, पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा दें। न्यू बिहेवियर ऑफ सिविलियन सोसाइटी के हम क्या करें, अपने सिविलियन लोगों का, या कहें हमारे जो नागरिक हैं उनको क्या करें, एजुकेट करें, क्या क्या करें, उनको समझाएं कि हमें क्या करना है, एक सिविलियन सोसाइटी बनना है, मतलब हमें अपने संसाधन को क्या करना है, संरक्षित करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, अपने पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखना है। इंटेंसिव यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, हमें क्या करना है, इंटेंसिव यूज मतलब उसको काफी इफिशिएंटली यूज करना है। रेशनल एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या कहें अनवीकरणीय संसाधन है, तो हम क्या करें, उनका रेशनल एक्सप्लोरेशन करें। उसका ऐसा नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने, जैसे कि आज की डेट पे बात चली कि हम कह रहे हैं छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का क्या कर रहे हैं, स्मॉल थर्मल पावर प्लांट्स का निर्माण करने की बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात चल रही है। साथ ही साथ जैसे हम ये कहें
अनवीकरणीय संसाधन। तो जब से ये बात चली कि हमारे पास और भी सारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो सकते हैं, तो उसकी जगह पे लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास भी ज्यादा से ज्यादा कोयले के भंडार है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ये बाध्यता आ जाएगी कि जितनी भी पेरिस एग्रीमेंट होगा कि इतने सालों के बाद ये क्या होगा, कोल की क्षमता को कम करना है, तो उस क्षमता को जो यूज है, जो कई सालों बाद उस क्षमता को यूज कर पाते या उस कोयले के भंडार को उपयोग कर पाते, तो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत पहले ही यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नवीकरणीय संसाधनों या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ प्रेरित ना होकर वो उस कोयले के भंडार को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके यहाँ पर क्षेत्र विशेष में क्या है, उपस्थित है। सस्टेनेबल कंजप्शन, तो जो भी हम संसाधनों का उपयोग करें वो सतत पोषणीय रूप से उपयोग करें। क्लीन सस्टेनेबल प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो ये क्या है, हमारे लिए सोसाइटी के डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ एनवायरमेंट क्लीन या एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए भी। नो पॉवर्टी, कहीं ना पॉवर्टी वैसे देखा जाए तो हमारे पर्यावरण, कई लोग ऐसे इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको कनेक्ट करने का आपसे प्रयास करते हैं। जैसे जीरो पॉवर्टी नहीं होगी, कि जैसे कि आपने एक स्कीम सुनी होगी, प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी, उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना कहीं ना कहीं इस पॉवर्टी से क्या, जैसे उज्ज्वला योजना की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, सभी गरीब परिवारों को क्या किया गया था, गैस सिलेंडर दिए गए थे। तो इससे क्या प्रभाव आया होगा, आपने कभी सोचा? तो इससे क्या प्रभाव आया होगा, जो गांव की महिलाएं थी लकड़ी से खाना बनाती थी, गोबर का उपयोग करके, या गोबर के जो कंडे होते हैं, कर्ड्स, वो केक होते हैं, ठीक है, उसका क्या कर रहे थे, उपयोग कर रही थे। तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन हो रहा था। अब वही महिलाएं किस तरफ प्रेरित हो गई कि गैस सिलेंडर का उपयोग करेंगे। तो अगर पॉवर्टी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेरित कर रहे होते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डायरेक्टली तो नहीं चाहते, लेकिन इनडायरेक्टली पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये पर्यावरण को संरक्षित करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हम पॉवर्टी कम करेंगे तो ऐसी गतिविधियां कम होंगी, जो कि लोग क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। जीरो हंगर, ठीक है, जब जीरो हंगर होगा तो लोग क्या होंगे, एजुकेट होने के लिए प्रेरित होंगे कि वो शिक्षा ग्रहण करें। जब शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो साथ ही साथ क्या होंगे, वो हेल्दी होंगे। तो जब हेल्दी होंगे तो एक क्या होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह वर्क करेंगे। हेल्थी एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे कि सभी जगह बात चली कि अगर हमें डेवलपमेंट को बढ़ाना है और रेशनली बढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए जरूरी है कि हम जेंडर इक्वालिटी लाइन, महिलाओं और पुरुषों को बराबर हक दें कि बराबर से क्या हो, वो एम्प्लॉयड हो, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमें क्या करना है, क्लीन वाटर को क्लीन रखना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, ठीक है, स्वच्छ सिटीज का भी चला था, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण और रिसोर्सेस को क्या करते हैं, संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर खत्म होता है, बस आपको यही याद रखना है, या कहें इसको कैसे पढ़ना है। इस चैप्टर में बाकी चीजें तो नहीं थी, बस यही था कि हमारे लिए एक तो जैसे ये स्टोरी थी जो मोना के दिमाग में आया था, सोते समय स्वप्न आया था, वो हमारे लिए भविष्य हो सकता है अगर हम संसाधनों का सही संरक्षण नहीं करते। अगर हमें पहले तो संसाधन समझना है कि संसाधन होते क्या हैं और ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस किस इनका वर्गीकरण किस आधार पर है। एक तो जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इनके उपयोग से क्या होता है, कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इनका उपयोग हम कैसे करें, ये भविष्य में जो मोना के सपने में आया था वो ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और कौन कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि आपको अभी एक बताया हमने, उज्ज्वला योजना, इसी तरीके की जो गवर्नमेंट के
स्कीम्स है कि हम कैसे कैसे रिसोर्सेज को संरक्षित करने, जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन को प्रेरित करते हैं, उन क्या करना है, इस पॉलिसीज स्कीम्स को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं, ये तो पहले ही बताए थे। ठीक है, वितरण के लिए क्या, वहां की उच्चावच भूमि, साथ ही साथ जलवायु और ऊंचाई प्रेरित करते हैं। संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणी विकास क्या है, बाकी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आपको यही प्रयास करना है कि इसको पढ़ें और साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वेंशन हो रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज कंजर्वेशन को प्रेरित करना है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज को पढ़ना है। और कल हम चैप्टर पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक है, भूमि संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।